हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बिरसा आंदोलन, जो कि बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से पहले भी कई प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो बिरसा मुंडा आंदोलन है क्या? तो मुंडा जनजाति के द्वारा अपनी जमीन, संस्कृति तथा धर्म की रक्षा के लिए 1899 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटानागपुर क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ उसको बिरसा आंदोलन कहते हैं। इससे हम लोग मुंडा विद्रोह या उल गुलाल, आप लोग याद रखिएगा, उल गुलाल भी कहते हैं। तो आज मैं आपके साथ आंदोलन की पृष्ठभूमि, बिरसा आंदोलन होने के क्या क्या कारण थे, बिरसा आंदोलन के स्वरूप क्या थे, आंदोलन के विभिन्न चरण, 3 चरण में एक्चुअली हुआ था। चरण 1, 2 और 3 तीनों की चर्चा हम लोग करेंगे। साथ साथ इसके जो बिरसा आंदोलन के क्या महत्व या प्रभाव पड़ा छोटानागपुर क्षेत्र पे या मुंडा जनजाति पे, इसकी चर्चा हम डिटेल से करेंगे। तो पृष्ठभूमि में हम लोग आते हैं। तो पृष्ठभूमि है क्या, यह आंदोलन किस स्वरूप में तैयार हो रहा था? तो यहाँ आप लोग देख रहे थे ब्रिटिश शासन के द्वारा जनजातीय जीवन शैली तथा सामाजिक संरचना में बदलाव लाया जा रहा था। साथ ही जमीन से जो उनकी जो भूमि व्यवस्था थी, खुदकुट्टी व्यवस्था बोला जाता है, जिसमें कि सामूहिक भू स्वामित्व होता था, उसमें भी हस्तक्षेप किया जा रहा था। साथ साथ ब्रिटिश शासन के विस्तार के साथ उनके जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उसमें जमींदार, महाजन, ठेकेदार, जिसको कि सामूहिक रूप से दीकू शब्द का यूज किया जाता है, दीकू जिसको बाहरी व्यक्ति कहते हैं, वैसे लोगों का आगमन यहाँ पे हो रहा था। इनके शोषण तथा इनके जीवन शैली में हस्तक्षेप से यह परेशान हो चुके थे तथा मुंडाओं के विद्रोह का रास्ता चुना था। इसी समय हम लोग देखते हैं कि 1857 ईस्वी में मुंडा जनजाति के द्वारा एक सरदार आंदोलन भी चलाया गया था, लेकिन यह शांत प्रकृति का इस विद्रोह था। इस आंदोलन से आदिवासियों की स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। इसी इसके बाद मुंडाओं ने उग्र एवं हिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। बिरसा मुंडा को हम लोग देखते हैं कि 1875 में जन्म होता है तथा 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बिरसा मुंडा एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, युवा थे। यह आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शुरू किया गया था। बिरसा आंदोलन की एक विशेषता यह थी कि बिरसा ने आंदोलन को इस सफलता के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को सहारा लिया। उसने अपने आप को भगवान का दूत, जिसको कि हम लोग सिंह बोंगा कहते हैं, अब अभी आगे चल के हम चर्चा करेंगे, सिंह बोंगा कहा, तब भगवान से प्राप्त चमत्कारी सत्य की चर्चा की। हजारों आदिवासी उसे देखने सुनने आने लगे थे तो उनके अनुयायी बनते चले गए। अब हम लोग देखते हैं कि बिरसा आंदोलन के कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है वो आर्थिक कारण है। जो सबसे मेन कारण था कि जनजातीय भूमि व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन आने लगा था। जो मुंडा जनजाति की जो व्यवस्था थी, भूमि व्यवस्था, वो खुट्टकट्टी व्यवस्था पे आधारित थी। खुट्टकट्टी व्यवस्था मतलब हो गया कि इसमें सामूहिक भू स्वामित्व होता था, सभी लोगों को भू स्वामित्व इसमें होता था। लेकिन इसके स्थान पर ब्रिटिश शासन के द्वारा निजी भूस्वामी से संबंधित स्थायी बंदोबस्ती लाया गया, जिसको कि हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, जिससे कि उनकी जो परंपरागत खुट्टी कट्टी व्यवस्था थी उसको क्षति पहुंची। साथ ही साथ जब स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया गया तो भू राजस्व की दर भी बढ़ा गया दिया गया। भू राजस्व बढ़ने से जो लगान नहीं दे सकते थे उनकी जमीन से बेदखल होने पड़ रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये व्यवस्था आने से पहले वो मालिक थे, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये मालिक और दास की स्थिति उनकी हो गई। अपनी समय से लगान देने के लिए वो साहूकारों के चंगुल में फंसते चले गए, उस जो जिससे कि वो निकल नहीं पाए। साथ साथ उनके जमीन से भी उनको हाथ अपना धोना पड़ा। उसमें मुंडा समुदाय के लोग तो बेरोजगारी और मजबूरन श्रम, बला श्रम के मुद्दे से भी उनको सामना करना पड़ा। तो ये सब कुछ आर्थिक कारण है। सामूहिक कारण में हम लोग देखते हैं कि जो जो वहाँ पे मुंडा जनजाति के सामाजिक व्यवस्था बहुत ही बुनियादी एवं सरल थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी दोष आने लगा था। दिक्कू यानी जो बाहरी ब्रिटिश शासक, ठेकेदार, जमींदार, जिनको कि सामूहिक रूप से दिक्कू कहा जाता है, इनके द्वारा मुंडा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जा रहा था। इन पुरोहितों के कर्मकांड से समाज में को संकुचित एवं तर्कहीन बनाया गया था।
गया था। मुंडा जनजाति में भी अनेक बुराइयां आ गई थी। साथ ही साथ वहाँ की जो ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी, उसको जो ग्राम पंचायत था, लोकल स्तर पे जो अपना झगड़ा विवाद को सुलझाते थे, वो भी निष्क्रिय हो गया। अब उनको भी कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ा। इसके दौरान जो मुंडा जनजाति में कई बुराइयां भी आ गए थे, पशु बलि, शराब खोरी, ये सबको दूर करने के लिए बिरसा मुंडा आंदोलन ने ये आंदोलन का रूप अख्तियार किया। धार्मिक कारण में हम लोग देखते हैं कि सब आप लोगों ने सुना ही होगा कि जनजाति लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं। तो मुंडा जनजाति अपने कुल देवता को, जो जितने भी प्रकृति से संबंधित जो वस्तु है, जैसे पेड़, पशु, पक्षी, सभी को वो अपने कुल देवता का निवास मानते थे। लेकिन विभिन्न कानून एवं नीतियों के द्वारा इन पे भी कब्जा किया जा रहा था सरकार के द्वारा। हम लोग प्राचीन काल से ही देखते हैं कि जो हिंदू पुरोहितों को भूमि दान दिया जाता था, इस समय मुंडा सरदारों ने भी हिंदू पुरोहितों को दान देना चालू किया भूमि। लेकिन इनकी भी स्थिति धीरे धीरे जमींदारों जैसी होती चली गई। इसी समय बिरसा मुंडा ने मुंडा जनजाति के लिए एक ईश्वरवाद का नारा दिया कि ईश्वर एक ही है, तथा उन्होंने बताया कि सी बोंगा, ईश्वर के दूत की दया से समाज में पुनः एक आदर्श व्यवस्था लागू होगी तथा शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त होगा। उन्होंने एक मुंडा राज स्थापित करने का एक सपना लोगों के सामने रखा। अब राजनीतिक काल में हम लोग आते हैं कि मुंडा जनजाति मुंडा मान की प्रथा के तहत शासित होती थी। मुंडा मान की प्रथा है क्या? तो इसके चार प्रमुख अधिकारी होते थे: मुंडा, डाकुआ, मानकी और तहसीलदार। मुंडा गांव का प्रधान होता था। प्रशासन का कार्य स्थानीय स्तर पर इनके द्वारा ही किया जाता था। प्रति जमीन की बंदोबस्ती मुंडा करता था। डाकुआ जो था मुंडा का सहायक था। गांव की बैठक की सूचना उनके द्वारा दिया जाता था। मानकी जो था, जो 15 से 20 गांवों की मुंडाओं के ऊपर एक मानकी होता था। यह मुंडाओं के से लगान वसूलता था तथा उनकी शिकायतों को सुनता था। तहसीलदार जो है वो मानकी का सहायक होता था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मानकी का सहायक होता था। तहसीलदार के माध्यम से ही मुंडाओं से माल गुजारी वसूला जाता था। तो ये जो मुंडा मानकी प्रथा था, इसमें भी हस्तक्षेप किया जा रहा था। जो नई प्रशासन इन क्षेत्रों में लागू किया गया वो शोषणकारी था। परिणामस्वरूप विद्रोह का रूप एक लेने लगा था। अब ईसाई मशीनरियों को हम लोग आते हैं कि मुंडा तथा अन्य जनजातियों पर ईसाई धर्म का भी व्यापक प्रभाव पड़ रहा था। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1875 तक छोटा नागपुर क्षेत्र में लगभग 13 ईसाई मिशन काम करने लगे थे। लगभग 45,000 लोग ईसाई धर्म अपना चुका था। तो यहाँ पे कुछ इससे फायदा भी हुआ कि ईसाई धर्म के प्रभाव से आने से इन जनजातियों को बौद्धिक पक्ष को मजबूत किया। बौद्धिक पक्ष मजबूत होने से क्या हुआ कि उनको सोचने समझने का क्षमता विकसित हुआ, जिससे कि अपने अधिकार, अपना राइट और कर्तव्य से वो अवगत होने लगे। लेकिन वो जो ईसाई मिशन था, वो उनका जो काम था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, उनको जो रस्मों रिवाज था, उनकी जो प्रथा था, उसको इन जनजातियों पर थोपना, जो कि मुंडन जनजाति को परंपरागत नैतिकता से वो मेल नहीं खाता था। इसी कारण दोनों में एक संघर्ष भी उत्पन्न होने लगा था। ईसाई धर्म से जो उस एरिया में जो प्रभाव पड़ रहा था, उनके जो सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं थी मुंडा जनजातियों की, वो भी टूटने लगी थी। तो ये सब जो रीजन था जिससे कि विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी, विद्रोह का ये सब कारण था। इसी के फलस्वरूप बिरसा आंदोलन स्टार्ट हुआ। हम लोग आंदोलन के स्वरूप में आते हैं। तो आंदोलन के स्वरूप में यह आंदोलन विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया गया था, इसलिए इसका जो स्वरूप भी था वो मिश्रित था, मिला जुला था। स्वरूप में हम लोग देखते हैं कि इसका जो उद्देश्य था वो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन तथा धार्मिक पुनरुत्थान जैसे विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करना। साथ ही साथ उनके द्वारा कहा गया कि एक नया धर्म, नवीन दर्शन, नवीन आचार संहिता था, उन्होंने जो पूर्व में उनके द्वारा जो खो दिया गया था उसे प्राप्त करने का एक कार्यक्रम था। इसलिए इसको पुनरुत्थानवादी आंदोलन कहते हैं। मतलब पहले उनके पास जो था उसी को प्राप्त करना के लिए आंदोलन कहा गया था। इसने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए धर्म का भी सहारा लिया। इनके द्वारा अपने आप को ईश्वर के रूप में प्रस्तुत किया गया। कहा गया कि ईश्वर के दूत हैं वो। इससे अधिक आदिवासी इसे देखने सुनने आने लगे तथा इनके अनुयायी बनते चले गए। अब आंदोलन 3 चरणों में
चलता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो पहला चरण था जिसमें कि सामाजिक एवं धार्मिक शुद्धि पर उनके द्वारा बल दिया गया। ये प्रथम चरण 1890 से 1894 के बीच में चलता है। इसमें उनकी जो बुराइयां थी, शराब तथा पशु बलि की हत्या से मुक्त करना तथा उनके आध्यात्मिक अथवा आंतरिक शुद्धि पर बल दिया गया। इसमें ईश्वर की एकता पर भी बात कही गई है। इसमें जो प्रथम चरण में मुक्ता जो सामाजिक एवं आर्थिक धार्मिक एवं सामाजिक शुद्धि पे ध्यान केंद्रित किया गया, इसको आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय चरण में हम लोग देखते हैं तो एक लड़ाकू समुदाय आंदोलन के एक लड़ाकू समुदाय उनके द्वारा तैयार किया जा रहा था। हम लोग देखते हैं बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 में 600 लोगों की एक समूह तैयार किया जा रहा था। इसका मुख्य तीन उद्देश्य था: ब्रिटिश प्रभाव का अंत, ब्रिटिश के द्वारा उस एरिया में जो प्रभाव चल रहा था उसका अंत करना, बाहरी लोगों यानी जिसको दीकुओं हम लोग कहते हैं, दीकुओं से मुक्ति, तथा एक मुंडा राज की स्थापना, उनके द्वारा अपना राज स्थापित करना था। ये तीन उद्देश्य था। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ब्रिटिश शासन के वहेलना करने के लिए बिरसा मुंडा के द्वारा कहा गया, जिसमें के अंतर्गत बुराजस्त का लगान ना देना तथा अंग्रेजों का जो अधिकार है उसको उपेक्षा करने का आह्वान बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा चरण था जो कि 1898 से 1900 ईस्वी के गया, सबसे मुख्य चरण था। इसी आंदोलन में इसी चरण में विद्रोह होता है। ये सबसे हिंसक और अस्थिर चरण था। इसके अंतर्गत बिरसा के नेतृत्व में मुंडा जनजातियों ने ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों, महाजनों, साहूकारों, ईसाई मस्टरों पर हमला वो करते हैं। विद्रोह की विकरालता तथा इसके प्रभाव को देखते हुए कठोर कार्रवाई की जाती है। आधुनिक जो बंदूक थे अंग्रेजों के तथा उनकी जो रणनीति थी उसके सामने तीर कमान फेल होने लगता है, कमजोर पड़ने लगता है। अंततः बिरसा मुंडा को भी धोखे से अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तथा जेल में ही लगभग 2 महीने बाद इनकी मृत्यु हैजा की बीमारी से हो जाती है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि विद्रोह का तो अंत हो जाता है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो काफ़ी दूरगामी होते हैं। तो इसका इस आंदोलन के महत्व क्या है, परिणाम क्या है, इसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। तो जो लैंड सेटलमेंट सबसे जो मेन था वो लैंड सेटलमेंट था। उस समय के अधिकारियों के द्वारा देखा गया, जिसमें मुख्य 2 नाम है, रेडमंड हॉफमैन तथा फोर्बेस ने ये देखा कि जो उसमें जनजातीय जो क्षेत्र हैं, खूंटी, धमाल, बुड्डू तथा सोनाहाटू, ये जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पे वहाँ पे 1969 में सर्वे हुआ था, लेकिन इस क्षेत्र जो था वो छूटा हुआ था। तो इन क्षेत्रों में भी सर्वे प्रारंभ किया गया, जिससे कि सर्वे के बाद भूमि का सेटलमेंट किया गया। साथ ही साथ जो मुंडाओं की खुटकट्टी व्यवस्था जो थी, जिसमें कि सामूहिक भूस्वामित्व था, उसको भी बरकरार रखा गया। साथ ही साथ जो ऋण देने की नई व्यवस्था लागू की गई, जिससे कि अब सूदखोरों के वो चंगुल से वो मुक्त होने लगे थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो जो है बिरसा आंदोलन का, इसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। पहले उन जनजातीय जो छोटानागपुर जनजातीय क्षेत्र वहाँ बंगाल काश्तकारी अधिनियम था, लेकिन उनके जगह पे नवंबर 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। इसमें क्या थे, उनके जो परंपरागत अधिकार थे उनको समावेश किया गया तथा उनके जो जनजातियों को पुश्तैनी भूमि को मान्यता दी गई। पहले हम लोग देखते हैं जो खुट्टकट्टी व्यवस्था जिसमें सामूहिक भूस्वामित्व उन लोग का होता था उसको मान्यता दी गई। साथ ही साथ जबरन जो बेरोजगारी करवाया जा रहा था उसको पे प्रतिबंध लगाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो जनजातीय लोग का जो जमीन गैर जनजातीय लोगों में जा रहा था, दीपुओं में जा रहा था, उस पर रोक लगाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आप लोग कोट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लगान के लिए रसीद तथा लगान को किसी भी रूप में देने पर छूट दिया गया। यह तीसरा जो इम्पोर्टेंट है, प्रशासनिक पुनर्गठन। प्रशासनिक पुनर्गठन मतलब वो है इसमें ये प्रयास किया गया कि प्रशासन को डोर स्टेप तक पहुंचाना, जिसमें कि लोगों में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो सके। इसके लिए जो 1902 में गुमला, 1905 में कोटी तथा 1910 में सिमडेगा को सब डिवीजन बनाया गया, जिससे कि ये फायदा हुआ कि जो मुंडाओं में जो असंतोष हो रहा था उसको दूर करने के लिए ठोस व्यवस्था करने का प्रयास किया गया, जिसमें कि स्थानीय स्तर पे प्रशासन जा सके।
अब इम्पोर्टेंट है इस आंदोलन के द्वारा धार्मिक एवं राजनीतिक जागृति लाने का भी प्रयास किया गया है। तो बिरसा को जन बिरसा मुंडा को जन आकांक्षाओं को स्वर देने वाले प्रतिनिधि रूप में माना गया। जितने भी इसके बाद के जनजातीय आंदोलन हुए, उन सभी जनजातीय बिहार के सभी जनजातीय आंदोलन पे ये बिरसा आंदोलन का प्रभाव था। खासकर देखते हैं ताना भगत आंदोलन काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1913-14 में हुआ था। इस पे भी जो बिरसा मुंडा का उद्देश्य था वो भी ताना भगत आंदोलन का भी उद्देश्य था। इसमें मनुष्यों में समानता लाना, सरकार को लगान नहीं देना तथा राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ाव, ये सभी प्रभाव जो ताना भगत थे वो बिरसा मुंडा आंदोलन में भी ये थे। साथ ही साथ बिरसा आंदोलन ने छोटानागपुर क्षेत्र में जनजातियों के बीच राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बेस तैयार करा था। तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट जो महत्व है जो कि हमने आपके साथ चर्चा की है। तो अगर बीपीएससी मेंस में अगर आते हैं तो जो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है उस अनुसार आप अपने आंसर को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जितना भी रॉ मटेरियल बैकग्राउंड हो सकता है उस पर हमने यहाँ पे चर्चा की। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइए। तथा अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।